नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। राहुल गांधी जब से मैदान में उतरे हैं बिहार के, तब से पूरी बीजेपी तिलमिलाई हुई है, पूरा राइट विंग तिलमिलाया हुआ है। जो बातें वो वहां से करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको ज्ञान दिया जा रहा है कि भाषा की मर्यादा रखें। अब आप सोचिए, बीजेपी जैसी पार्टी और नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी क्या मर्यादा का, भाषा की मर्यादा का क्या पाठ पढ़ा सकते हैं। आपको याद ही होगा, लोकसभा चुनाव से लेकर और बाकी अन्य तमाम चुनावों में भी किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो उनके मुंह से तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो भाषा की मर्यादा की बात करें। और अब आप ये देखिए कि अब मैदान में छठ के बाद फिर से मोदी जी भी उतर गए हैं। कल जहां पर राहुल गांधी गए थे, आज वहां पर नरेंद्र मोदी की सभा थी। तो सभाओं का दौर पूरे तरीके से बैक टू बैक चल रहा है और सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि राहुल और मोदी की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये टक्कर किस तरह की, ये आप समझिए। राहुल जहां पर ये बात कर रहे हैं, मेड इन बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार को सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात कर रहे हैं, वहां फैक्ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं, वह रोजगार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहां सबकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, हर जात हर मजहब की भागीदारी की बात कर रहे हैं, हर बिहारी की सरकार होगी उसकी बात कर रहे हैं, बिहारियों के दुख तकलीफ की बात कर रहे हैं कि उनको क्यों बाहर जाना होता है, क्या उनके साथ होता है। वो मौजूदा सरकार की पोल खोल रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कैसे रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि नीतीश, आप ये मत समझिए कि नीतीश पावर में आएंगे, दरअसल बीजेपी पावर में आएगी, क्योंकि नीतीश अब वो सब करने में सक्षम नहीं रहे हैं और पूरी की पूरी सरकार जो है, पूरी की पूरी पार्टी जो है, वो बीजेपी के कंट्रोल से, रिमोट कंट्रोल से चलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्योंकि 20 साल से उन्हीं की सरकार है, 12 साल से वो केंद्र में है, उनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं। उनको सिर्फ एक काम आता है, रोना धोना, विक्टिम कार्ड खेलना। कल राहुल गांधी ने और आज फिर से राहुल गांधी ने जिस तरह से यमुना में एक अलग से जो पॉइंट बनाया गया था, जहां पूरा प्लान था कि मोदी जी जाकर वहां पर छठ के मौके पर वहां डुबकी लगाने जा रहे थे, पोल खुल गई, तो वो पूरा का पूरा जो प्लान था, जो इवेंट था, उसको कैंसिल कर दिया गया, ये राहुल गांधी ने बताया। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है, ये कहा है नरेंद्र मोदी ने कि दरअसल ये छठ मैया का अपमान किया जा रहा है। यानी कि मोदी के बारे में आप कुछ कहें तो देश का अपमान है, अगर मोदी के पोल खोले तो छठ मैया का अपमान किया जा रहा है, मोदी के बारे में आप कुछ कहें तो हर चीज को एक दरअसल विक्टिम कार्ड, रोना धोना, गालियों का हिसाब किताब, ये सब मोदी जी सिर्फ यही करना वो जानते हैं। बिहार की जनता मुझे ये बताए, बिहार के लोग मुझे ये बताएं कि आपका इससे क्या फायदा है। वो बताएं कि जिस तरह से आपको इमोशनल करके आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ अपने बारे में बात करना जानते हैं मोदी जी। सिर्फ मैं और मैं पे उनका पूरा भाषण खत्म हो जाता है। सिर्फ इवेंट करना वो जानते हैं, कोसना जानते हैं। वो कांग्रेस को कोस रहे हैं, आरजेडी को कोस रहे हैं, जंगल राज की वो याद दिला रहे हैं। उनके 50 मिनट के भाषण में 20 मिनट तो जंगल राज पर ही डेडिकेटेड होते होंगे, लेकिन वो ये बताने में पूरी तरीके से अक्षम है कि दरअसल उनकी अगर सरकार आई तो क्या करेंगे और 20 सालों में उन्होंने क्या किया है। अब राम मंदिर भी आ गया है, अब वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो बांटेंगे नहीं तब तक राजनीतिक रोटियां उनकी सिकेंगी नहीं। चाहे ओसामा की बात की जाए, ओसामा को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है, शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं उनको लेकर, या फिर अब वो घुसपैठियों की बात करें, वो राम मंदिर की बात करें, वो छठ मैया की बात करें, यानी कि उनको सिर्फ ये बताना है कि कैसे जो महागठबंधन है वो बिहारी और बिहार के विरोधी हैं। वो दरअसल धर्म के विरोधी हैं, वो छठ मैया का अपमान करते हैं, वो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, उनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए वो राम मंदिर नहीं गए क्योंकि वहां वो अपीसमेंट होता और उसके बाद घुसपैठिए जो है वो उनकी चांद पर चढ़कर नाचने वाले भाषण को बहुत बड़ा बताया जा रहा है जो राहुल गांधी ने कल कहा था। क्या मोदी जी भूल गए कि उन्होंने मुजरा कहा था कि वो चाहे तो अपने वोट बैंक के सामने जाकर मुजरा करें? क्या वो ये भूल गए कि उन्होंने किस तरह से कहा था कि आपकी बेटी और रोटी ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल कर ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे? 80-20 की बात क्या वो भूल गए? शमशान कब्रिस्तान की बात क्या भूल गए? और जर्सी गाय से लेकर तमाम तरह की महिलाओं को लेकर जो अमर्यादित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या वो सब भूल गए? और अब उनकी पार्टी जो है वो भाषा का ज्ञान दे रही है। जो मीडिया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जो उनके पैरों में नतमस्तक है पूरी तरीके से, वो अब भाषा का ज्ञान देता हुआ नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि कैसे
जो असल मुद्दे हैं बिहार के, जिससे बिहार पूरी तरीके से त्रस्त है, जहां उन्हें रोटी रोजी रोजगार चाहिए, उन्हें बराबरी चाहिए, उस सब से डाइवर्ट करके फिर से वही इमोशनल मुद्दे, वही भावनात्मक मुद्दे उठाकर आपको एक बार फिर से ठगने की पूरी प्लानिंग जो है वो की जा रही है। सुन लीजिए आप नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा है। बचाने में लगाई हुई है। भाइयों बहनों, अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बना, 500 साल के बाद, 500 साल का इंतजार, अविरत संघर्ष, और तब जाकर के राम मंदिर बना। और आप तो गर्व से कह सकते हैं कि छपरा की एक बेटी स्वाति के भजन से दुनिया गूंज उठी थी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कितने सुंदर बोल है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लाखों लाख लोग अयोध्या चल पड़े। लेकिन साथियों, आरजेडी कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर के निर्माण से भी परेशानी है। आपने कभी सुना, अरे बेटे रखो, मैं आप लाई हूं, अच्छी बात है, कोई ले लेगा, देख लिया बेटा, आप बैठो, आप जरा वो किताब ले लीजिए भी, वो बच्ची किताब लेके आई है, वो किताब ले लीजिए, पहुंचा दीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने कभी ये आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, तुष्टीकरण का गणित बिगड़ जाएगा, एक घुसपैठिए उनके माथे पर चढ़ जाएंगे। साथियों, पिछले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से तो आपने सुना यहाँ पर मोदी जी को कि किस तरह से राम मंदिर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिसके वो मास्टर हैं वही करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे महागठबंधन को वो दरअसल हिंदू विरोधी, राम विरोधी बताने की यहाँ पर पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही उनको आता है, यही वो कर सकते हैं, क्योंकि और कोई उनके पास रोड मैप है ही नहीं। तो राम मंदिर की बात करेंगे, 370 की बात करेंगे, घुसपैठियों की बात करेंगे, जंगल राज की बात करेंगे, यही सब वो आपको करते हुए नजर आएंगे। लेकिन लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपके सामने है। तेजस्वी यादव ने आज एक महत्वपूर्ण बयान दिया है और उन्हें चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है उसके खेल और की पोल एक तरह से उन्होंने खोली है। सुन लीजिए आप उनको भी। के तौर पे ये 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। कहाँ गई चुनाव आयोग की नैतिकता? चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। ये खुलेआम रिश्वत सरकार दे रही है और ये उधार है। वापस सरकार जो है सूद समेत लेने का काम करेगी, उधार को लेगी। तो चुनाव आयोग के नैतिकता पर पूरा देश जो है देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे जो है परमिशन दे सकता है कि चुनाव में 10-10 हजार का रिश्वत चले। SIR पर तो 10-10 हजार की रिश्वत चल रही है और एक तरह का लोन है, लेकिन खुलेआम हो रहा है। और चुनाव आयोग की नैतिकता कहाँ गई, ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें इस सब के बीच ये नहीं भूलना चाहिए जो विपक्ष लगातार इल्जाम लगाता रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच में किस तरह की साठगांठ है। ये भी कहा जा रहा है कि गुजराती जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं
उनको लगाया जा रहा है। इस तरह का इल्जाम भी विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, यानी कि वो आगाह कर रहे हैं कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपना कैसे एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, पावर में वो हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो किस तरह से शासन प्रशासन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ साथ उनके साथ मिला हुआ है चुनाव आयोग। तो इस सब के बारे में आगाह जो है वो किया जा रहा है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एसआईआर के बाद कैसे 67 लाख के करीब जो है मतदाता उन्हें बाहर कर दिया गया है, और एक बड़ी तादाद में लोगों को एक सस्पिशियस लिस्ट में लगभग 3 लाख के करीब लोग हैं जिनको रख दिया गया है। ये सब भी हमें दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि जब बिहार की जनता पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डालने के लिए जाएगी, तो अगर वो चेंज के लिए वोट डालने जाती है तो उसको बड़े से बड़ी तादाद में उसको जाना होगा, ताकि जो डिफरेंस है उसको कम किया जा सके और जीत सुनिश्चित की जा सके अगर वो चेंज के लिए वोट करना चाहते हैं। तो इन तमाम चीजों को भी जहन में रखिए। भाषण ठीक है, रैलियां ठीक है, उसमें आती हुई भीड़ भी ठीक है, सब अच्छी बात है, लेकिन आखिर में जिस तरह से चुनाव मैनेज होता है और जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो पार्टी जितनी बड़ी तादाद में अपने वोटर्स को बाहर लाकर वोट कराने में कामयाब रहेगी, उसकी उतनी ही बड़ी जीत जो है वो सुनिश्चित होगी। और उसके बाद चुनाव आयोग तो है ही आपके सामने, आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव से लेकर हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधलियां हुई हैं उसके पोल पूरे तरीके से खोली ही है, राहुल गांधी ने एक्सपोज किया ही है। और राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में भी बिहार में उतरे हुए हैं और लगातार मोदी को, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करूंगी मैं अपने मेहमानों का। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें और ये जानने की कोशिश करें कि बिहार का चुनाव दरअसल जा कहां रहा है। सिद्धार्थ जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अरुण दीक्षित जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। पहली टिप्पणी अरुण जी आपकी कि छठ के बाद पहली बार मोदी जी आए लेकिन नीतीश कुमार मंच से नजर नहीं आए। एक और बयान जो अमित शाह ने दिया है, अमित शाह कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को आप जिता दें, मोदी जी उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे, यानी कि उप मुख्यमंत्री तो वो है, बड़ा आदमी मतलब मुख्यमंत्री बना देंगे, यानी कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार का वो पत्ता काट रहे हैं। और ये साफ तौर पर अब ये जग जाहिर है कि नीतीश कुमार बड़े पैमाने पर नाराज चल रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर बता भी दिया है इस बात को। और ये जो बयान जो दिए जा रहे हैं, जो मैंने सुनवाया अभी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? बुशरा जी, सबसे पहले तो मैं इससे अलग हटके कहूंगा, जो राहुल ने कहा था कि आप चाहोगे तो मोदी जी नाचेंगे, नाच भी सकते हैं। आज मोदी जी ने गाना गाया, आपने भी सुना है, हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब ये तो सिद्धार्थ जी बिहार से हैं, मैं बहुत दिन से गया नहीं हूँ, कितनी झोपड़ियों के भाग राम के आने से खुले हैं, या कितनी झोपड़ियां बह गई, जल गई, बर्बाद हो गई, कोसी गंगा की बाढ़ बहा के ले गई, ये तो बिहार के लोग जानते हैं। ये पक्का है कि राहुल गांधी ने जो है इनकी कमजोर नसें दबा ली हैं। अगर दिल्ली के उस हैंडमेड तालाब में, जो मतलब मैनमेड तालाब में जो है, जहां गंगा का पानी लाके डाला गया था, मोदी जी पूजा कर लेते छठ मैया की, जो अपनी मैया का इस्तेमाल करता रहा लाइन लगाने में, वो छठ मैया की पूजा करेगा, इसको नौटंकी नहीं तो और क्या कहा जाएगा। तो ये चीज तो पक्की है कि राहुल जो कह रहे हैं उसी तरह से हो रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, मैं सबसे पहले आपको एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले बचपन में हमारे गांव में मदारी आता था, उसके पास 2 बंदर होते थे और हर जगह वो एक ही खेल दिखाता था। तो अब 10-12 साल बाद नरेंद्र मोदी, पहले तो लोग कहते थे कि मदारी की तरह खेल दिखाते हैं, आज प्रमाणित कर दिया उन्होंने। उनके पास क्या है? उनके पास वही राम है, उनके पास वही जंगल राज है, उनके पास वही घुसपैठिए हैं, उनके पास वही हिंदू मुस्लिम है, उनके पास वही राहुल गांधी का परिवार है, उनके पास वही लालू यादव के परिवार। मतलब जो मुद्दे नहीं है, एक भी मुद्दा, भाई कोई भी छोटे से बच्चे, 20 साल में जो बच्चे बिहार में बड़े हुए हैं, उनसे अगर पूछो कि जंगल राज की परिभाषा क्या है, सरेआम घुस के होटलों में मारा जा रहा है, अस्पतालों में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जितने आरोपी पहले के थे उनके बेटे बहुओं को आपने टिकट दे दिया है, बाहुबली आपके साथ हैं, बलात्कारी आपके साथ हैं, डकैत आपके साथ हैं। सारी चीजें लाने के बाद आप डुगडुगी एक ही बजा रहे हैं कि बस
हमारे पास तो जो है राम जी हम ले आए। अरे आप ये बताइए कि आपने विकास क्या किया? जो बात तेजस्वी कहते हैं ना कि फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में, ये जो चीजें हैं जनता बिहार की बहुत शार्प है, सब समझ लेती है। आज एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं, राहुल गांधी पर अटैक करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, ये तय करते हैं कि कौन किसका वोट बैंक, कहाँ का वोट बैंक नाराज हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे, मैं तो अपनी जिंदगी में ऐसे बुरे दिन देखने के लिए कभी कभी खुद को कोसता हूं कि देश का प्रधानमंत्री जो खुलेआम सांप्रदायिकता फैला रहा है, मंच से सांप्रदायिकता फैला रहा है और उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अब दूसरी बात जो अमित शाह ने कहा, अमित शाह भी वही राम राम रामलीला, मैंने बहुत सारे भाषण सुने 2-3 दिन के, कल से आज तक। अगले 5 दिन आप ये समझ लीजिए क्या होने वाला है, लिख के रख दीजिए। घुसपैठिया, जंगल राज, राम, महिलाओं के 10,000, और इसके बाद मोदी को ऐसा कह दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया, मतलब नाच गाना पूरा आपको देखने को मंच पर मिलेगा। कोई नहीं, चाहे अपनी माताजी को ले आए, कभी भी बिहार में जो पीड़ित हैं उनकी बात नहीं हो रही है, प्रताड़ित हैं उनकी बात नहीं हो रही है। अब आप बताइए, अमित शाह ने कहा सम्राट चौधरी को मोदी जी बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट चौधरी का अतीत क्या है, इतिहास क्या है, ये प्रशांत किशोर पांडे बहुत विस्तार से बता चुके हैं। अभी तक उन पर मुकदमा नहीं हुआ है, एक एक चीज बताई है उन्होंने, मर्डरर, रेपिस्ट, सब कुछ है। आज बीजेपी की लॉन्ड्री में धुला, वॉशिंग मशीन में धुला, तो वो आदमी अब बड़ा आदमी बनने वाला है। कितना बड़ा बनाएंगे, कैसा करेंगे, तो ये जेडीयू के लिए सबक है कि भैया समझ जाओ कि बड़ा आदमी कौन बनने वाला है और कौन छोटा होगा। ये दोनों ने साफ कर दिया। अब एक और बात आप देखिए, बिहार के जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, उन पर कोई बात ही नहीं हो रही है। आज अगर नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि उन्होंने 12,500 ट्रेन चलाई, तो 12,000 ट्रेनें हैं कहाँ? किसी को नहीं दिखी, सबकी सब है। और मैं पूछता हूं, सिस्टम यही था, तब बिहार के लोगों को सड़कों पर मरने के लिए क्यों मजबूर किया था जब आपने ट्रेनें बंद कर दी थी? देश में जब कोरोना का दौर था तब आपने बिहार के लोगों को सड़कों पर तिल तिल करके चलते हुए लोग मरे, ट्रेन की पटरियों पे कट के लोग मरे, क्योंकि उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं था। ये आदमी इतना हिंसक और एहसान फरामोश कैसे हो सकता है, इतना झूठा? और सीधे सीधे शब्दों में कहें, ये मक्कारी है कि आप सारी चीजों का, आपने नोटबंदी के दौरान लोग लाइन में लग के मरे, आप भूल जाते हैं उसको। कोरोना के दौरान आपने जो देश बंद कर दिया, उस वक्त लोग सड़कों पर मरे। आप चाहते तो बंदोबस्त कर सकते थे, इस देश की सेना लोगों को पहुंचा सकती थी, लेकिन नहीं। और अब आपको झोपड़ी दिख रही है और बिहार दिख रहा है। बिहार में आप अभी भी सांप्रदायिकता देख रहे हैं। भाई, बिहार में अगर 12 साल में घुसपैठिए आप नहीं निकाल पाए, तो घुसपैठिए ना निकालने की जिम्मेदारी तो अमित शाह और आपकी है ना, वो गृह मंत्री, आप प्रधानमंत्री, क्यों नहीं? भाई 20 साल से आप कमोबेश नीतीश कुमार के साथ हैं। लालू का परिवार, लालू ने जो किया वो इतिहास की बात है, और कैसे कैसे हुआ है सारी चीजें। आज भी बिहार में लालू की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में। ये सारी चीजें वो तब है जब आपने पूरी ताकत। बात यह है जो बात तेजस्वी कह रहे थे, चुनाव आयोग, मैं पहले भी कह चुका हूं कि चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन है। जैसे भारतीय जनता मोर्चा, महिला मोर्चा और किसान मोर्चा, वैसे ही भारतीय चुनाव मोर्चा। जिस दिन संसद में वो संशोधन विधेयक पारित हुआ था इनके चयन का, मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरों का, और ये तय हो गया था कि इनको इम्यूनिटी, ये जिंदा रहें, ये कुर्सी पर रहें ना रहें, कोई फर्क नहीं, इनके खिलाफ आप कोई मुकदमा नहीं कर सकते। उसी दिन चुनाव आयोग का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया था। आप देखिए, चाहे राजीव कुमार हो चाहे ज्ञानेश कुमार हो, अब तेजस्वी सवाल उठाएंगे। और ये सही है कि इस चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा चुनाव आयोग मुद्दा है। SIR करा दी, कितने वोट काट दिए अभी तक कोई जानकारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा रहे हैं। 4 तारीख को सुनवाई है,
6 तारीख को पहला दौर है वोटिंग का, और चुनाव आयोग ने कोई परवाह नहीं की सुप्रीम कोर्ट की। दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। वो भी एक रस्सी खींचे जा रहे हैं। क्या है सबसे बड़ी चीज इससे आगे बुशरा जी जो भाई देश का प्रधानमंत्री, हम और आप इस देश के विभिन्न हिस्सों में घूमे हैं। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ खुद पर मैं करते हुए निकले आगे। बात जब आप कर रहे हैं, अब क्यों नहीं सिंदूर की बात कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर में जब बार बार ट्रंप आपको बेइज्जत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं ये बताते कि क्यों रोका? एक बार राहुल पूछ रहे हैं तो ये बताइए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर बीच में रोका क्यों? हम क्यों नहीं पाक प्रशासित कश्मीर लेके आए? हम क्यों नहीं भाई? आपके गोदी मीडिया ने तो कराची में सेना घुसेड़ दी थी, कहां कहां पहुंच गए थे? पूरे सारे हवाई जहाज उनके उड़ा दिए थे, सारे एयरपोर्ट उड़ा दिए थे। वो कहां पहुंच गए? कहां है वो जो गोदी मीडिया जो दिखा रहा था उन दिनों? वो सब कहां चला गया? कोई बात नहीं होगी अब इस पे, ना ही इस पर बात होगी कि किसानों की हालत आज क्या है, बिहार में कितनी बर्बादी होती है हर साल। कोई प्लान 20 साल में नदियों के उनको बांधने या उनकी प्रॉपर चैनलिंग करने की बात नहीं हुई है, क्योंकि बिहार का आम जनमानस हर साल बरसात में डूबता है। इस साल भी देखिए कितनी कटाव हुए, कितने गांव बर्बाद हुए, कोई बात नहीं होगी। अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, बताते खड़े होके डंके की चोट पे बिहार में हमने इतनी फैक्ट्रियां खोली, इतने लोगों को रोजगार दिया, तो बताने के लिए नहीं है। बताने के लिए क्या है कि राहुल गांधी तेजस्वी जो है राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। अरे मंदिर गए कि नहीं गए वो तो छोड़ दीजिए, आपने मंदिर के अलावा क्या कर दिया वो गिना दीजिए। मंदिर के अलावा आपकी क्या उपलब्धि है वो गिना दीजिए। पाक से मुखी खाने के बाद बैठे हुए हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आप अपना सम्मान करा लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जमीनी हकीकत जम्मू कश्मीर और के वो लोग जानते हैं जो वहां सीमा पर रह रहे हैं। एक भी मुद्दे पर सरकार साफ होकर सामने बात नहीं कर पा रही। मुद्दा नया कोई हो आप बताइए, किसी भाषण में कोई नई बात आई हो आप बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पद की गरिमा, व्यक्तित्व की गरिमा, संस्कारों की गरिमा, देश के सामाजिक सरोकारों को सबको खत्म कर दिया है। सत्ता के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता है, और वो सत्ता भी ऐसी नहीं, सत्ता आप देखिए सबसे बड़ी चीज बुशरा जी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर सबसे कहा जाता था पार्टी विद ए डिफरेंस, ये माना जाता था बहुत संस्कारवान, बहुत अच्छी पार्टी। उस पार्टी के भीतर आज कोई बोलने वाला है नहीं है, सिर्फ दो ही लोग बोलते हैं, वही दो ही लोग बोलते हैं, या फिर वैसे जो गिरिराज सिंह जैसे लोग जिनका बोलना और भौंकना कोई मतलब नहीं रखता, एक ही जैसी स्थिति है। कहीं भी आज वो पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस थी वो सच में पार्टी विद डिफरेंस हो गई, जिसने शालीनता की, सामाजिक सरोकारों की सारी सीमाएं खत्म कर दी हैं और इतने निचले स्तर पर देश को पहुंचा दिया है कि आप बच्चों के साथ बैठ के प्रधानमंत्री की नौटंकी देखिए, बस उनसे ये उम्मीद मत रखिए कि कभी उनके भविष्य। और उसमें भी मुझे लगता है कि बच्चों के साथ भी अगर आप देख रहे हो तो शायद आपको कहीं म्यूट भी करना पड़ सकता है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, तो आपको लगता है गलत प्रभाव न पड़ जाए कहीं। एक लाइन और है बुशरा जी, जो ये बात जाके कहते हैं तो बिहार का बहुत सतर्क और बहुत कॉशस, बिल्कुल जिसको कहते हैं बहुत समृद्ध है मानसिक रूप से। नीट में पर्चा लीक, बाकी परीक्षाओं में पर्चा लीक, हर जगह घपले किसके समय हुए हैं? ये डबल इंजन की सरकारों के समय हुए। मोदी जी का मुंह नहीं खुलता, नीट पर बात नहीं करते, कभी नहीं बोलेंगे। जैसे चीन पर बात नहीं करते, ट्रंप का नाम नहीं लेते, वैसे उन सारे आरोपों पर कभी बात नहीं करते जो इन पर लगे हुए। अन्यथा चीन ने आपके साथ क्या नहीं किया, अब आप फिर चीन के दरवाजे खड़े हैं। आज अभी तक जो है चीन पर झाड़नों का विरोध हो रहा था, अब आप अपना आंकड़ा उठा के देखिए कि हमारा इंपोर्ट कितना बढ़ गया है चीन के साथ। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर देख लीजिए। जो कहते थे कि डॉलर जो है वो प्रधानमंत्री की उम्र के साथ, तो मोदी जी की उम्र से तो वो डॉलर जो है 12-13 साल आगे निकल गया है। कहाँ है रुपए? एक बाबा रामदेव हुए, वो 40 रुपए लाते। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ जी आपके पास जी। मैं वही कह रहा हूँ, अगले सवाल के साथ आपके पास बिल्कुल जी।
जी, बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ज़ाहिर-सी बात है एक तरह से सरकार की जो पूरी पोल है आपने उसको खोल कर यहाँ पर रखा है। मैं आपके पास लौट रही हूँ सवाल के साथ, सिद्धार्थ जी को शामिल करूँगी। सिद्धार्थ जी, जो बयानों को आप देख रहे हैं और ख़ास तौर पर जब प्रधानमंत्री के ऊपर कोई अटैक होता है और फिर उसके बाद जब वो वापस आते हैं, तो वो और ज़्यादा अपनी भाषा की मर्यादा को और गिराकर ही सामने आते हैं। यानी कि पूरे के पूरे एक समाज को वो घुसपैठिया कह रहे हैं, यानी कि हर बिहारी जो महागठबंधन को वोट करता है उसको वो दरअसल घुसपैठिया कह रहे हैं कि घुसपैठिया उनकी चांद पर नाचने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया। उन्होंने तो यही कहा ना कि अपीजमेंट, उन्होंने किसको, महागठबंधन का जो वोट बैंक है, तमाम वोट बैंक की क्या वो अपमान नहीं कर रहे, क्योंकि वो बिहारियों के अपमान की तो बात कर रहे हैं। वो अगर उनके ऊपर सवाल उठा दिया जाए तो कह रहे हैं कि छठ मैया का अपमान किया गया है, और अब वो महागठबंधन को कह रहे हैं कि भाई घुसपैठिया उनकी चांद पर नाचेंगे इसलिए वो राम मंदिर नहीं जाते हैं। ये वाकई में देश के प्रधानमंत्री की भाषा है? क्या वो इससे नीचे स्तर पर भी क्या वो जा सकते हैं? और मीडिया और जो राइट विंग है, बीजेपी आईटी सेल है, वो राहुल गांधी की भाषा की मर्यादा को जांच रहा है और आंक रहा है। जी हाँ, जब आप दिखा रहे थे शुरुआत में प्रधान जी जो बोल रहे थे, वो देख के मेरे ये समझ में आया कि वो ये बोल रहे थे कि जो व्यक्ति राम मंदिर अभी तक नहीं गया है उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अब जिस तरह से दीक्षित जी ने कहा कि हम भी बिहार के हैं, आपने आधा बात बता दी, तो फुल डिस्क्लोजर मतलब मेरे ख्याल से डीवी लाइव के दर्शकों को पूरा जान जाना चाहिए कि हाँ, मूलतः मैं बिहार से हूँ। बचपन में मेरी दादी हुआ करती थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो रामायण कंठस्थ जानती थी, हमेशा रामायण की कहानियां सुनाती थी। मेरे दादाजी का नाम रामपर था, मेरे पिताजी का नाम रामपर था, यहाँ तक कि मेरे बेटे की पैदाइश रामनवमी के दिन हुई है, इसीलिए उसका नाम अयोध्या के ऊपर साकेत रखा हुआ है। अब संजोग से वो अभी पढ़ाई कर रहा है आईआईटी में, वो अयोध्या नहीं जा पाया। तो ये सब होने के बाद ना, मैं जब प्रधान जी बोल रहे थे कि जो नहीं गया अयोध्या वो सब पापी है, जब सुना तो मुझे लगा कि कहीं मैं भी तो पापी नहीं हूँ। फिर मेरे अंदर का बिहारी जाग गया। बिहारी मतलब इज इक्वल टू समझदारी, बिहारी इज इक्वल टू समझदारी। गरीबी हो सकती है लेकिन बिहारी इज इक्वल टू समझदारी। तो मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा सा रिसर्च किया कि वीर सावरकर कभी अयोध्या गए नहीं थे। भाजपा के बहुत बड़े आइकॉन हैं, कभी वो अयोध्या नहीं गए थे। दूसरी बात, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस आए थे भारत। उनकी पत्नी हिंदू है, उषा वैंस उनका नाम है। वो भी अयोध्या में राम मंदिर नहीं गए थे, वो तो ताजमहल देख के लौट गए थे। और तो और मंदिर आंदोलन के पुरोधा लाल कृष्ण आडवाणी जी आज तक अयोध्या नहीं गए हैं। तो अब मुझे ये बताइए, ये सारे लोग पापी हो गए क्या? मुझे समझ में नहीं आया। तब मेरे समझ में आया कि नहीं, ये तो मामला ऐसा है कि मुंह में राम और दिल में नाथुराम है। इसी को मेरी दादी कहा करती थी कि जिस समय कोई बहुत डेस्परेट हो जाता है, हताश हो जाता है, उसके लिए रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई है, कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। जब आदमी हताश हो जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो भगवान भगवान चिल्लाने लग जाता है। तो प्रधान जी का भाषण देख के वही लगा कि आप अगर पिछले 11 साल में इस देश को विकास पथ पर लेके गए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या मुमकिन है? यही सब मुमकिन है क्या? लोगों का जीवन स्तर कहाँ आगे बढ़ पाया है? बिहार से इतना ज्यादा पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां तक राम की बात है, रामायण में तो लिखा हुआ है कि राम से बड़ा तो राम का नाम होता है। राम बड़े नहीं है, रामायण को देखिए तो राम से बड़ा राम का नाम होता है। भाई कुभाई अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसूं। राम का सिर्फ नाम ले लीजिए, दशों दिशा में मंगल हो जाता है। राम से ज्यादा ताकतवर तो राम का नाम है। राम जी खड़े रह गए थे और लंका तक वो पुल नहीं बना पा रहे थे, और नल नहीं लाए, राम का नाम पत्थर पर लिख दिया और पत्थर तैरने लग गया, राम सेतु बन गया। तो इस देश में, और जो प्रधान जी कोई एक क्या कहते हैं, तुकबंदी कर रहे थे या कोई एक भजन गा रहे थे, राम आते मेरे राम मेरी झोपड़ी में आएंगे। तो राम ना हमारे यहाँ आते हैं, हमको राम के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राम एक ऐसी चीज है जो कि रोम रोम में बसते हैं। राम भक्तों के पास आ जाते हैं। राम के लिए, राम को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। इसीलिए एल.के. आडवाणी जी अभी तक अयोध्या नहीं गए हैं। इसीलिए जेडी वांस साहब हिंदू पत्नी होते हुए भी ताजमहल देख के चले गए, अयोध्या नहीं गए। वीर सावरकर के पूरे साहित्य में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है। इसके बावजूद अगर भारत के प्रधान जी इस तरह की बात करते हैं, इसका मतलब ही यह है कि वो इतने ज्यादा अभी फिलहाल हताश हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नैरेटिव दिया जाए,
उधर ट्रंप आते हैं और बजा के चले जाते हैं। अब ट्रंप वो तो क्या कहते हैं, दुनिया भर का सबसे नामी गिरामी गुंडा है, वो तो किसी को भी बजा के चला जाता है। उसका देखा देखी एक आम आदमी दिल्ली का सौरभ भारद्वाज, वो भी बजा के चला गया, वो भी एक दिखा दिया कि बिस्लेरी घाट है और बिस्लेरी घाट पर ये नहाने वाले हैं। तो ये हालत अब ये है कि बिस्लेरी घाट पर भी नहाने लायक नहीं छोड़े। तो ये हालत अब ये हो गई है इनकी कि ये अब कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं बचे हैं। ये अपने किसी भी उपलब्धियों के बारे में बोलने की स्थिति बचे हैं। बिहारियों की समस्या क्या है? आप बिहार में आज कहीं पर भी गांव में जाइए, गांव के गांव आपको दिखेंगे युवक विहीन गांव हैं। गांव में आपको महिलाएं दिखेंगी, गांव में आपको बच्चे दिखेंगे, गांव में आपको बुजुर्ग दिखेंगे, गांव में आपको नवयुवक नहीं दिखेंगे। और इसका प्रमाण मैं नहीं दे रहा हूं, मोदी सरकार खुद अगर कह रही है कि हमने 12,000 ट्रेनें छठ के लिए चलाई। एक ट्रेन में एक डिब्बे में 72 लोग बैठते हैं, 15-20 डिब्बे होते हैं, 15 इंटू 72 20 इंटू 72 कर लीजिए तो एक ट्रेन में 1,500 लोग चलते हैं। 12,000 लोग अगर एक ट्रेन 12,000 ट्रेनें चली, एक ट्रेन में 1,500 लोग गए, तो कुल मिला के तो मोदी सरकार खुद मान रही है कि 1.25 करोड़ बिहारी बिहार से पलायन कर चुके हैं। उनको आप छठ में आने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा पलायन क्यों होता है? 12,000 ट्रेनें हमने तो कभी नहीं सुना कि तमिलनाडु के लिए चल रही हैं। 12,000 ट्रेनें कभी गुजरात के लिए नहीं चल रही हैं। 12,000 ट्रेनें बिहार के लिए क्यों चल रही हैं? इसका मतलब पलायन बहुत बड़ा विषय है। पलायन के बारे में प्रधान जी ने क्या कहा कि हम पलायन रोकेंगे? नहीं कहा। बिहार में अपराध दर ऐसा है कि भारत में अपहरण और हत्या इन दोनों के मामले में बिहार नंबर 2 पर है। पूरे भारत में सबसे अव्वल दर्जे पर है। नंबर 1 पर तो यूपी है। और पिछले 3 साल में अपराध और अपहरण हत्या और अपहरण दोनों बढ़े हैं। पटना तक जैसे शहर में, राजधानी में, हॉस्पिटल के अंदर लोग आके गोली चला के गोली कांड होके चला जाता है। तो मुझे ये बताइए कि जो पूरा का पूरा एक प्रदेश युवक विहीन हो गया है, जहां पर अपराध बढ़ रहे हैं, जहां पर हत्याएं बढ़ रही है, जहां पर अपहरण बढ़ रहा है, वहां पर आप नागरिकों को सुरक्षा देंगे, नागरिकों को ये गारंटी देंगे कि हाँ तुम जिंदा रहोगे। तो बिहारी में कहावत है, जिंदा रहबे तो कल बकरियों चढ़ा के बकरियों बहा के जी ले। मतलब कहने का मतलब है, आदमी ये कहता है कि कम से कम आज अगर जिंदा रह गया ना मैं, तो कल तो बकरी चढ़ा के भी जी लूंगा। तो यहाँ पर जीने के जहां पर लाले पड़े हुए हैं। और ये सब कोई भी डेटा मैं दे रहा हूं, ये मेरा डेटा नहीं है, मोदी सरकार का ही डेटा है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का डेटा है कि बिहार में अपराध के मामले में, हत्या और अपहरण के मामले में बिहार आज यूपी के बाद भारत में नंबर 2 पर है। पिछले 5 साल में लगातार वहां पर अपहरण और हत्या जैसे कुकृत्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जहां पर इतना हत्या और अपहरण बढ़ेगा, आप बताइए लोग घर से बाहर क्यों निकलेगा? लोग घर से बाहर निकलेगा तो उसको डर लगेगा कि कोई मुझे मार देगा या मुझे उठा लेगा। इसीलिए लोग पलायन कर जाते हैं। कोई पंजाब चला जाता है, कोई तमिलनाडु के तिरुप्पुर चला जाता है, और यहाँ तक तो ये तो अब तो यहाँ तक कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश है, क्योंकि हमें पता है पिछले 10 सालों में सबसे बड़े उद्योग और उद्योगपति ये दोनों गुजरात से आते हैं। अंबानी और अदानी का नाम हमें पता है, और भारत सरकार अंबानी और अदानी के तरफ ज्यादा झुकी हुई है, ये भी पता है। तो मुझे बताइए कि कोई उद्योगपति है, उसने बहुत बड़ा उद्योग लगाया है, सरकार भी उसको मदद कर रही है, तो उद्योग तो चलता है श्रम से, श्रम के बिना तो उद्योग चलता नहीं है। अब मुझे बताइए, जिसको श्रम चाहिए, सस्ते में आपके घर के नीचे अगर सस्ते में आपको सब्जी मिल रही है, तो आप ये 5 किलोमीटर दूर से महंगी सब्जी क्यों लेंगे? 40 रुपए में अगर आलू मिल रहा है तो 400 रुपए में आलू लेंगे क्या? कोई नहीं लेता है। तो इनको क्योंकि सस्ता श्रम चाहिए था, इसीलिए जानबूझ के पिछले 20 साल से बिहार को पिछड़ा हुआ रखा। बिहार में न शिक्षा पर इन्होंने किसी तरह का निवेश किया, न तो स्वास्थ्य पर निवेश किया। शिक्षा और स्वास्थ्य तो दूर की बात है, सामान्य सी चीज सुरक्षा पर भी निवेश नहीं किया, ताकि लोग डर जाएं और नवयुवक कहे कि हम बिहार कम से कम छोड़ देंगे तो जिंदा रहेंगे। अब वो छोड़ेंगे जब, तब वहीं पहुंचेंगे जहां पर इनकी जरूरत है। ऐसा इन्होंने सेटिंग करके रखा कि उद्योगपतियों को, इनके मित्रों को सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाए, क्योंकि सस्ता श्रम जब उद्योगपतियों को उपलब्ध होता है तो उनका मुनाफा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर श्रमिक को आप बहुत ज्यादा श्रम का पैसा देंगे, अगर आप लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा देंगे, तो स्वाभाविक है कि मालिक का जो मुनाफा है, मालिक का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो मालिक को हमेशा चाहिए भिखारी का श्रम
सस्ता श्रम कहाँ है भैया? गुजरात में तो मिलेगा नहीं। सस्ता श्रम इनके पास था बिहार में। जानबूझ के बिहार की स्थिति खराब की। मैं शिक्षा और स्वास्थ्य तो दूर की बात है, मैं सुरक्षा के मामले में जानबूझ के खराब की, ताकि लोग डर डर के पलायन कर जाए और पलायन करके इनके राज्यों में पहुंच जाए, वहां पर इनको सस्ता श्रम मिले। तो इन सब बातों को मेरे ख्याल से महागठबंधन वाले बहुत अच्छे ढंग से उठा रहे हैं और बिहार में अब ये बातें रेजोनेट, इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, रेजोनेट भी करने लगी है। क्योंकि बिहार में आज की तारीख में 40% जनता ऐसी है, 40% नवयुवक ऐसे हैं जो आज बिहार में हैं। उन्होंने आज तक बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार के अलावा दूसरी कोई सरकार देखी नहीं है। तो ये जो जंगल राज वगैरह की बात करते हैं, उसके बाद पैदा हुआ 40% जनता है। उसका अच्छा और बुरा, वो अच्छे का नाम भी नीतीश कुमार के लिए लेता है और सारी बुराइयों का ठीकरा भी नीतीश कुमार के ऊपर ही फोड़ रहा है। तो वो देख रहा है। और दूसरी बात ये हो गई है, खास करके हमें ध्यान में रखना चाहिए, बिहार के बगल में नेपाल है। नेपाल में भी हाल फिलहाल में एक जेन जी का बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, आंदोलन टाइप का चला था। वो आंदोलन इसीलिए चला था तो क्योंकि फेसबुक के रील पर लोगों ने देख लिया कि हमारी हालत कितनी खराब है और दूसरे देशों के नौजवानों की हालत कितनी अच्छी है। तो बिहार में हमें पता है, पिछले रैली में हमारे भारत के प्रधान जी ने यह भी बोला था कि आप लोगों को बहुत रील बनाना चाहिए। इसका मतलब वो जानते हैं कि बिहार में काफी सारे लोग रील बनाते हैं। अब मुझे बताइए, बिहार की जनता तो ये देख रही है ना, बिहार का नवयुवक तो ये देख रहा है कि मेरी हालत यहाँ पर क्या है बिहार में, और भारत में बाकी नवयुवकों की हालत क्या है। कर्नाटक में नवयुवक क्या कर रहा है? कर्नाटक में तो नवयुवक इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, वो तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो तो अच्छा खासा कमा रहा है। तमिलनाडु का नवयुवक अच्छा है, गुजरात का नवयुवक ठीक है। सारा नवयुवकों की हालत खराब है और बेरोजगारी है और पलायन है। ये सारे नकारात्मक चीजें बिहार में ही क्यों है और बिहार में किसका राज है? तो मेरे ख्याल से क्योंकि महागठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने इन सवालों को ढंग से उठाया है और बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं है, इसीलिए भारत के प्रधान जी जब भाषण देते हैं वहां पर तो मुद्दों की बात वो नहीं कर पा रहे हैं। वापस रामायण पर ही आता हूं, कादर मन कहूं एक अदारा, दैव दैव आलसी पुकारा। जब आदमी हताश हो जाता है, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है, तब वो भगवान भगवान चिल्लाता है और यही होते हुए हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि मुद्दे नहीं है, इसीलिए इस तरह के तमाम विक्टिम कार्ड, इमोशनल मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, यही सब जिसकी बीजेपी मास्टर है वही करती हुई नजर आ रही है। सवाल ये है मेरा अरुण जी कि क्या अंत में जाति और धर्म के आधार पर ही लोग क्या बटकर वोट करने जा रहे हैं? बिहार में क्या ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिसकी कोशिश की जा रही है, एक नाकाम कोशिश, क्या वाकई में कामयाब हो पाएगी? चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, अमित शाह की बात करें, अब मोदी जी भी इसी तरह के भाषण दे रहे हैं। नीतीश कुमार इससे अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन वो जाहिर सी बात है कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि वो इस स्थिति में नजर ही नहीं आ रहे हैं। क्या अल्टीमेटली कौन कितना अपने वोटर्स को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लेकर आता है, चुनाव कैसे मैनेज करता है, अल्टीमेटली फिर वही हार और जीत का फैसला करेगा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव आयोग का क्या रोल रहा है। एक तरफ ये तमाम चीजें, एक तरफ ये तमाम मुद्दे, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग और जिस तरह का मैनेजमेंट बीजेपी के पास है। देखिए बुशरा जी, एक बात तो बहुत साफ है, बीजेपी के पास पैसा है, ताकत है, सत्ता है और एजेंसियां हैं, इसलिए उनका मैनेजमेंट इंडिया गठबंधन की तुलना में ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। पैसा भी है, क्योंकि वो तो पेड पन्ना प्रमुख रख लेते हैं, पेड वर्कर रख लेते हैं, पूरे देश से बुला लेते हैं। अमित शाह का इस मामले में उनके तो महारत हासिल है कि कहीं से भी उड़ा लो, बुला लो, सब काम पैसे से करा लो। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, ये बात पक्की है कि बिहार की जनता इस बार हिंदू और मुसलमान पर तो नहीं जाएगी। ये तो सब देख लिया है लोगों ने, पूरी बात समझ में आती है कि आखिरकार पिछले चुनाव में भी यही था, इस चुनाव में भी वही है, उससे पहले वाले चुनाव में भी वही है। बिहार में क्या फर्क पड़ा 20 साल में? कहने की बातें हैं, अभी 2 साल पहले की तो बात है, जो बिहार में लड़की ने टॉप किया था, उसको यही सब्जेक्ट नहीं मालूम था कि उसने किस सब्जेक्ट में पास किया। कैसे कैसे घपले बिहार में कर क्या रहे हैं। अगर 20 साल से डबल इंजन की सरकार है तो बिहार में हुआ क्या? सब फर्जीफिकेशन है। अब तो लालू नहीं है। लेकिन एक और चीज जो इससे जुड़ती है, हमारा पासपोर्ट किस लेवल पे है, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं, हमारा
कारोबार जो था दुनिया की नजर में, हमारे प्रेस की स्थिति क्या है, हमारे लोगों की स्थिति क्या है, लगातार नीचे गए हैं। आंकड़ा बहुत लंबा है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मूल बात जहां पर आती है, ये जो डर है कि सच्चाई पब्लिक जान गई है। राहुल सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। जो राहुल ने कहा, जिसको लेकर के छठ मैया का अपमान, मतलब झूठे मुद्दे गढ़ना तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सीखे कोई, कि गाली उन्हें दी गई तो उनकी मां को गाली हो गई और पूरा प्रदेश बिहार बंद करा दिया। छठ का जो नाटक है वो खुल गया तो छठ मैया का अपमान हो गया। अरे भाई, छठ का अपमान तो आप कर रहे थे। अगर आपको इतना ही प्यार था तो जाते बिहार के लोगों के साथ जमुना के उस गंदे पानी में खड़े होते जिसमें उन्हें बाध्य किया जा रहा था, या बिहार के तटों की, पटना के तटों की और दूसरी जगहों के तटों की हालत देखते। नहीं। तो मूल समस्या आज यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, पैसा है उनके पास, उनके साथ चुनाव आयोग है, उनका पार्ट है। चुनाव आयोग किसी की नहीं सुनेगा। अब सिर्फ उम्मीद हम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हमें यह भरोसा है कि बिहार की जनता इनकी मनमानी नहीं चलने देगी। कहां भुगत रहे हैं अब आप? जो युवक बंबई में जाता है तो गाली खाता है, बिहारी एक गाली हो गई, पंजाब में वो पिटता है, गुजरात में वो पिटता है, तमिलनाडु में वो पिटता है, कर्नाटक में वो पिटता है, जहां जा रहा है। बंगाल में भी अब पिटने लगा है, असम में भी पिटने लगा है। तो उसको ये दिख रहा है असम में किसकी सरकार है। पंजाब छोड़ दीजिए, इधर के जो राज्य हैं जहां भाजपा, महाराष्ट्र किसकी सरकार है, गुजरात में किसकी सरकार है। आपके राज्यों में आपके शासित जो राज्य हैं, गुजरात तो आपका गृह राज्य है, वो तो मॉडल है। गुजरात मॉडल की व्याख्या मैं यूं करता हूं कि देश के सामने मोदी का गुजरात मॉडल है कि कैसे अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने के बाद मोदी ऊपर चढ़े। कैसे उन्होंने, चाहे वो गोधरा हो, चाहे वो जो अपना गुलबर्गा सोसाइटी के कांड हो, सीधे सीधे खुलेआम वाजपेयी जी ने तो कहा भी था। अब इसके बाद अगर आप गुजरात, बिहार के लोगों से उम्मीद करें कि वो इनकी सुन लेंगे, वहां इनकी नहीं चलेगी। लेकिन एक डर है, और वो डर यह है कि चुनाव आयोग वोट काटना और वो सब तो है ही है, वो फर्जी वोटिंग अपने आप कर देगा, क्योंकि उसने पूरी तैयारी कर ली है। और यही वजह है कि ज्ञानेश कुमार ना तो सुप्रीम कोर्ट के आगे डर रहे हैं, ना उनको डर है कि जनता क्या कहेगी। भाई, मोदी जी साथ हैं, सरकार उनके साथ है, उन पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। तो आज की तारीख में बिहार की जनता तो इस मामले में है ही नहीं। असली खेल तो चुनाव आयोग खेल रहा है, और मोदी जी इसी वजह से। अन्यथा जितनी चीजें दुनिया के स्तर पर जहां जहां बात हो रही, ट्रंप की बात करते, रूस और चीन की बात होती, अब आज आपके आसपास बांग्लादेश से लेकर छोटे छोटे राज्य तक आप पर सवाल उठा रहे हैं। ना आपकी विदेश नीति चली, भीतर हालात खराब हैं। जिस ट्रंप को, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो आपको लगातार अपमानित कर रहे हैं, आपका मुंह नहीं खुल रहा है। ये चीजें सब दिख रही हैं। इसके बाद अगर इनको ये लगता है कि जब ये कह रहे हैं कि एनडीए आएगा, एनडीए दिख रहा है, एनडीए आ गया है, तो कौन कर रहा है? रेखा गुप्ता जाती है, उनको एनडीए दिख रहा है, पुष्कर सिंह धामी को एनडीए दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ को एनडीए दिख रहा है, सारे मुख्यमंत्री जो पहुंचे हुए हैं सबको एनडीए दिख रहा है। वहां किसी और बिल्कुल। और रेखा गुप्ता ने तो अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। आपने उनका भाषण सुना ही होगा कि कैसे उन्होंने पलायन की बात कर दी, कैसे सारी बातें उन्होंने कर दी। वो शायद भूल गई कुछ देर के लिए कि 20 साल से तो उन्हीं की सरकार है वहां पर। वही सारी चीजें वही है, सारी बात वही है। करें तो क्या करें, कहने को कुछ नहीं है। तब आएंगे, राम आ जाएंगे कि हमने राम मंदिर बना दिया, 500 साल से युद्ध चल रहा था। भाई, ये भी संयोग है कि राजीव गांधी के समय ताले खुले थे। ये सारी चीजें सब जानते हैं। तब वहां पर नरसिंह राव की कांग्रेस की सरकार थी जब पहली बार हुआ इन सब चीजों को। लेकिन क्या करोगे आप? जो आदमी झूठ 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 के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। जो आदमी ये कहता है कि मैंने चाय बेची, चाय कभी नहीं बेची, एक कैंटीन चलाई थी, वो भी चाचा की थी, वो भी अहमदाबाद में। तो इन झूठों का, अच्छा, फिर लगातार उसी झूठ पर आके खड़े हो जाते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो आज कह रहे हैं, मैं फिर उसी बात पर आता हूं, ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना उनके पास कोई देने को कुछ है। जो पैसे दिए हैं वो वापस वसूले जाएंगे, ये बात बिहार की जनता तक मैसेज पहुंच गया है। उनके पास आज सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग है, उसी का भरोसा है, चुनाव आयोग का भरोसा है।
जैसे जैसे महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन को अपने शकुनी मामा के 500 का भरोसा था, उसे पता था कि पांडव हार जाएंगे, ठीक वैसे ही आज शकुनी मामा की भूमिका में इस देश का चुनाव आयोग है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मालूम है हम शकुनी मामा मतलब ज्ञानेश कुमार जी और चुनाव आयोग की मदद से ये चुनाव जीत सकते हैं। अब ये सारी जिम्मेदारी बिहार की जनता की है, बिहार के लोगों की है। असल ये सबको मालूम है। और छोटी सी लड़की जो है वो मैथिली ठाकुर, उसको टिकट देके आपने उस पर एहसान नहीं किया है। आप अपनी एक सीट जीतना चाहते हैं, क्या आप दिखाना चाहते हैं? उस बच्ची को आप नमूना बना के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही। समाज के दो भाई, बिहार में जातीय संघर्ष होता रहा है, पुरानी बात है, नई बात नहीं है। आपकी सरकार 20 साल में भी हुए हैं। तो जो सब कुछ मतलब जो चीजें सरकारों को खत्म करनी चाहिए थी, जिन्हें रोकना चाहिए था, बुशरा जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके पीछे खड़े नीतीश कुमार, ये सब वही कर रहे हैं और ये बहुत शर्मनाक है। आज हम कहाँ बढ़ते हुए जा रहे हैं और कहाँ ये लोग हमको उल्टा ले जाहिर सी बात है। और ये हमें देखना है कि बैकवर्ड जो है पूरे देश को ले जाया जा रहा है। और आज राहुल गांधी ने ये कहा भी, राहुल गांधी ने कहा कि आपको आजादी से पहले जहां देश था वहां पर ये धकेल देना चाहते हैं, ये राजाओं वाला राज चाहते हैं, ये गुलाम बनाना चाहते हैं आपको। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही थी आज भी अपनी रैली में। और सवाल वही है कि कितनी ये बातें लोगों को दरअसल समझ में आ रही हैं। भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ रही है, बदलाव की बयार है, बदलाव लोग चाहते हैं, साफ तौर पर सिद्धार्थ जी दिख रहा है। और ये वहां आती भीड़, उनका रिस्पॉन्स, वो सब कुछ ये बता रहा है कि लोग एक बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि अगर पानी भी बहुत देर तक एक जगह स्थिर हो जाए तो वो सड़ जाता है। उसका कंपैरिजन उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार से किया था। तो बदलाव तो नियम है और लोकतंत्र में तो लोग वैसे भी बदलाव चाहते हैं। 20 साल और कितना, नीतीश कुमार तो कहीं से एक्शन में नजर नहीं आ रहे, उनके नाम की घोषणा की नहीं गई है। लगातार ये सबको पता है कि इस बार अगर एनडीए की कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो मुख्यमंत्री जो बनना है वो बीजेपी का ही बनना है। ये पूरी तरीके से तय है। वो कौन बनेगा वो तो टोकन और पर्ची के हिसाब से वो तय कर लेते हैं। वो किसी को भी राजा बना देते हैं 1 मिनट में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लास्ट और आखिरी कमेंट आपसे मेरा संक्षेप में, सिद्धार्थ जी, कहाँ जाता देख रहे हैं आप बिहार के इस चुनाव को फिलहाल? मेरे ख्याल से जिस दिन ये हुआ था, चुनाव की घोषणा हुई थी और सीटों का बंटवारा हुआ था, मैंने आपके चैनल पर बोल दिया था कि इस बार बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। और मैं अभी तक उस चीज पर कायम हूँ, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जितनी सीटों पर लड़ना है उतनी सीटों पर भाजपा जब लड़ ही नहीं रही है, तुम जब लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? दूसरी बात यह है कि बिहार के बारे में लोग थोड़े गलतफहमी में है कि बिहार में बहुत ज्यादा जातिवाद है। असल में बिहार में जातिवाद नहीं है, क्षेत्रवाद है। उसका प्रमाण यह है कि बिहार में क्षेत्रवाद अधिक है, इसीलिए झारखंड नाम का एक क्षेत्र था वो अलग हो गया। आप अभी भी देखिए, एनडीए में भी हो चाहे महागठबंधन में हो, कितनी सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसको 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 1 सीट, 2 सीट, 10 सीट देके दोनों ही महागठबंधन में और एनडीए में भाजपा को और कांग्रेस को, इन लोगों को अकोमोडेट करना पड़ा है। अब सोचिए, कोई अगर 4 सीट लड़ रहा है और उसको आपने अकोमोडेट किया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पूरे बिहार में उसका वोटर है, इसका मतलब बिहार के क्षेत्र विशेष में है। तो होता यह है कि बहुत लंबे समय तक जब किसी क्षेत्र के लोगों की को सत्ता से भागीदारी नहीं मिलती है तो वो दबाव बनाते हैं। तो और बिहार का ये डाटा बता रहा है, कोई भी चुनाव देख लीजिए, बिहार में राष्ट्रीय दलों को बमुश्किल 25, 26, 27% वोट मिलते हैं। बिहार में 10 में से 7 आदमी जब वोट डालता है तो वो क्षेत्रीय दलों को वोट डालता है। बिहार में जिस चीज को आप जातीयता मान रहे हैं वो असल में जातीयता नहीं है, बिहार में वो क्षेत्रीयता है। और वो राजनीतिक चुनाव के नतीजों में स्पष्ट हो जाता है जब 70%, 72% वोट क्षेत्रीय दलों को मिलता है और राष्ट्रीय दलों को केवल 25-26% प्रतिशत वोट में खुश रहना पड़ता है। तो ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और दूसरी तरफ भाजपा जो है वो क्षेत्रीय दलों को पसंद नहीं करती। सबसे बड़ी बात है, इस चुनाव में हमने देखा नीतीश कुमार को निपटने की पूरी तैयारी चुनाव से पहले एसआईआर के माध्यम से थी। जिस समय गठबंधन हुआ उस समय कम सीट देके थी, जिस समय चुनाव शुरू हुआ तो कैंपेन को हाईजैक करने में थी। आज तक अभी भी नीतीश कुमार उनके कार्यक्रमों के सब कार्यक्रमों में उनके स्टेज पर नहीं दिख रहे हैं, न तो वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाजपा क्षेत्रीयता को निगल जाती है। भाजपा इससे पहले क्षेत्रीयता को निगली है
महाराष्ट्र में वो उसने निकला है, शिवसेना के कंधे पर चढ़ी, आज शिवसेना को तोड़ दिया। उड़ीसा में नवीन पटनायक को अपने अपने निपट दिया। तो भाजपा कभी पसंद नहीं करती कि कहीं पर क्षेत्रवाद बढ़े, क्योंकि क्षेत्रवाद जो होता है वो राष्ट्रवाद का बहुत जबरदस्त काट होता है। राष्ट्र बहुत बड़ी इकाई है। भाजपा हमें पता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो बाद की बात है। पहले तो आदमी किसी क्षेत्र में रहता है ना, हर क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है, अपनी एक लिपि होती है, अपनी एक तरह का खान पान होता है। दक्षिण भारत में मसाला डोसा खाया जाता है सुबह नाश्ते में, दिल्ली में जाइए तो कचौड़ी खाएगा। तो सांस्कृतिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से दक्षिण भारतीय ज्यादा अपने आप को दक्षिण भारतीय मानेगा, उत्तर भारतीय अपने आप को ज्यादा उत्तर भारतीय मानेगा। तो कहीं पर भी जब भी क्षेत्रीयता जोर लगाती है तो राष्ट्रीयता को हरा देती है। ये सीधा सीधा नियम है, ये भी इसमें कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है। और बिहार में क्षेत्रीय दल हमेशा से ही बहुत मजबूत रहे हैं। क्षेत्रीयता बिहार की इतनी मजबूत है कि झारखंड नाम का एक राज्य ही अलग हो गया, ये कह के कि हम हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी रहन सहन अलग है, इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो क्षेत्रीयता के मामले में क्योंकि बिहार बहुत मजबूत है, ये चुनाव के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आप देखिएगा भाजपा को दहाई का आंकड़ा से ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार बना तो दूर की बात है। यहाँ पर बिहार में जो डाटा है, जिस तरह से वोटिंग हो रही है, ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि बिहार में क्षेत्रीय दल ही बहुमत नहीं 2/3 से ज्यादा सीट क्षेत्रीय दल लाने वाले हैं। ओके ओके, फेयर इनफ। और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जाहिर सी बात है, ये तकनीकी बात है कि 101 पर वो अगर लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने दम पर तो सरकार बना नहीं लेंगे। अगर 100% का भी अगर स्ट्राइक रेट आ जाता है तब भी नहीं बना पाएंगे, उन्हें किसी न किसी मदद की तो जरूरत है ही। और अब ये देखना है कि किसका इस्तेमाल करके वो सरकार क्यों मदद करेगा, क्यों मदद जी क्यों मदद करेगा? जिस तरह से इन्होंने शिवसेना को निपट दिया था, दूसरा इनको क्यों मदद करेगा? इससे अच्छा वो दूसरे के साथ नहीं बैठ जाएगा, दो क्षेत्रीय दल मिलकर सरकार नहीं बना लेंगे। एग्जैक्टली। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि लालू और नीतीश के बीच में जो बातचीत है उसका सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हुआ था। और आप पूरे भाषणों में देखें, ना तो राहुल गांधी और ना ही तेजस्वी यादव कोई भी नीतीश कुमार के ऊपर सीधा अटैक नहीं कर रहे हैं। ये भी एक तरह की टैक्टिक है, मोदी के ऊपर अटैक किया जा रहा है लेकिन नीतीश के ऊपर नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सिद्धार्थ जी आपका, अरुण जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।